तो आज 22 और 23 अगस्त का करंट अफेयर्स करना है। पहली न्यूज़ तो देखो, 22 की हो या 23 की, दोनों जगह एक न्यूज़ तो फ्रंट पेज पे है ही है कि जो अपना विमान है C-30J, उसके द्वारा हम लोगों ने कल करवाया था 80 इंडियंस को, और आज 392 हिंदू सिख्स को इवैक्यूएट करवाया है अफगानिस्तान से। अब इसमें क्या है ना, आज जो करवाए हैं अपन लोगों ने, मतलब आज की जो न्यूज़ में है, उसमें नरेंद्र पाल सिंह खालसा के बारे में भी है, क्योंकि वो MP भी हैं बाय द वे। तो नरेंद्र पाल सिंह खालसा है जिनको अपन लोगों ने अफगानिस्तान से इवैक्यूएट करवाया है, इंडियन। और वो MP भी थे। बस इतना ही जानना जरूरी था कि नरेंद्र पाल सिंह खालसा कौन है। तो वो अफगानिस्तान में थे लेकिन MP थे। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है कल्याण सिंह को लेके, कि उत्तर प्रदेश के जो फॉर्मर CM थे कल्याण सिंह, जो अपन देखते हैं बाबरी मस्जिद जब डिमोलिशन हुआ था ना, तब भी कल्याण सिंह ही थे मुख्यमंत्री बाय द वे। तो उनकी अभी निधन हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं वो, बाबरी मस्जिद के समय CM भी रहे थे उत्तर प्रदेश के। तो इसलिए कल्याण सिंह के बारे में थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है, दैट्स ऑल। तो उनका भी निधन हो गया है। उसके बाद एक नेक्स्ट न्यूज आई है नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड्स को लेके, कि एक तो है गौरी जामा और एक है गौरी हाला दास। ये दो लोग हैं। इन लोगों को मादुर मैट्स, मतलब मादुर मैट्स मतलब चटाइयाँ। तो माधुरी कला से ये लोग चटाइयाँ बनाती हैं। और बाय द वे माधुरी मैट्स को GI टैग भी मिला हुआ है, ग्लोबल इंडिकेटर टैग 2018 में। तो अभी गौरी जामा और गौरी हाला दास को नेशनल हैंडीक्राफ्ट अवार्ड मिला है माधुरी मैट्स को लेके। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो एक आई है श्रीलंका को लेके, कि श्रीलंका में जो एलिफेंट्स हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। वहाँ पे बाय द वे तकरीबन 7,000 से ज़्यादा एलिफेंट्स हैं, लेकिन वो कम होते जा रहे हैं। तो अभी श्रीलंका ने ना बायोमेट्रिक ID कार्ड बनाना शुरू कर दिया है अपने एलिफेंट्स का। और DNA स्टाम्प के साथ में होगा बायोमेट्रिक कार्ड हर हर एक हाथी का, जिनको पाला जाता है। और इवन तो जंगली हाथियों का भी कोशिश करेंगे जिनका बन सके। और कुछ नियम कर दिए हैं कि जैसे 4 घंटे से ज़्यादा किसी भी हाथी से काम नहीं कराया जाएगा, रात में काम नहीं कराया जाएगा हाथी से, एक बार में 4 से ज़्यादा लोग हाथी पे नहीं बैठेंगे। ऐसे कुछ नियम कर दिए हैं हाथी के लिए। तो दैट्स ऑल। ये श्रीलंका की न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है ग्रीनलैंड को लेके, कि ग्रीनलैंड पे पहली बार बारिश हुई है इतिहास से अभी तक में। पहली बार ग्रीनलैंड में बारिश हुई है। अब वही है ना ब्रो, जब ऐसे एरिया, देखो ग्रीनलैंड एक ऐसा एरिया है जिसमें दुनिया की तकरीबन 30 से 35% बर्फ जमी हुई है। तो ऐसी जगहों पे जब बारिश होने लगेगी तो वहां की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, और बर्फ पिघलेगी तो सी लेवल बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये इकोलॉजी एनवायरनमेंट के नज़रिए से भी अपन देखते हैं तो बहुत बड़ा थ्रेट है। तो बस ग्रीनलैंड में पहली बार बारिश हुई है, यही अपनों को जानना जरूरी था, दैट्स ऑल। और किस खाड़ी से हुई, तो वो उत्तर अमेरिका की खाड़ी से हुई थी बारिश, वहीं से आई थी और ग्रीनलैंड को हुई है, दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो अमित खत्री के बारे में आई है, कि 10,000 मीटर जो मतलब रनिंग होती है ना, रनिंग क्या वो स्टीपल चेस टाइप का होता है, धीरे 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 दौड़ना होता है। तो अंडर 20 एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप अभी चल रही है नैरोबी में, वहां पे अमित खत्री ने भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलाया है 10,000 मीटर रेस में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है कि मिशन शक्ति 3.0 लॉन्च कर दिया है उत्तर प्रदेश ने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। अब देखो हम बताएं, मिशन शक्ति याद नहीं रख सकते, अभी रिसेंट में किसके लिए किया वो तुम याद रख सकते हो कि हाँ यूपी में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है, कि वुमेन्स को स्किल डेवलपमेंट करेंगे, वुमेन्स को लॉन्स देंगे, वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, ये सब चीज़ें। अब देखो अपने यहाँ याद है सैटेलाइट के लिए, सैटेलाइट्स को मारने के लिए एक मिसाइल बनाई गई थी, वो भी मिशन शक्ति था। एक आमिर खान ने लॉन्च किया था गरीबों के लिए, वो भी मिशन शक्ति था। अभी उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया था, वो भी मिशन शक्ति था। एक तमिलनाडु सरकार ने मिशन शक्ति लॉन्च किया था, वो भी मिशन शक्ति था। मतलब मिशन शक्ति बहुत सारे हैं। केंद्र सरकार के खुद के 2 मिशन शक्ति हैं। तो मिशन शक्ति तो याद नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। लेकिन अभी रिसेंट में मिशन शक्ति क्या है वो तुम याद कर सकते हो कि हाँ मिशन शक्ति 3.0 लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने
वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है यहाँ पे उत्तराखंड से कि उत्तराखंड पे हाईएस्ट हर्बल पार्क बनाया गया है उत्तराखंड की चैनोली डिस्ट्रिक्ट में। अब क्या है ना, चैनोली डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे एक जगह है जो रेड, वहाँ पे जो हर्ब्स पाई जाती हैं, जो बद्री तुलसी, बेरी, बीचा, एक बद्रीनाथ फोर करके ऐसे हर्ब्स पाई जाती हैं अलग अलग। तो वो हर्ब्स पहले से ही IUCN की रेड लिस्ट में है कि वो लुप्त होने वाली हैं। उनको बचाने के लिए उत्तराखंड ने एक हर्बल पार्क बना दिया है जो दुनिया का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है चैनोली डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पे आप हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि चैनोली डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट हर्बल पार्क बना है वो उत्तराखंड में है। और उसके बाद में जो बद्री तुलसी, बेरी, बीचा और बद्रीनाथ, ये 4 हर्ब्स जो न्यूज में है, इनके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आज के द हिंदू में है कि इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR जिसको अपन बोलते हैं, देखो बेसिकली न्यूज तो आई है एक बुक के बारे में, ठीक है। एक बुक है डिक्शनरी ऑफ मैटर्स, जो उसका पूरा नाम है डिक्शनरी ऑफ मैटर्स इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल 1857 to 1947। इसको अपने PM ने लॉन्च किया था। इसमें से 387 नाम हैं जिनको निकालने की बात कही जा रही है कि कहा जा रहा है वो लोग फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे तो उनका नाम इस बुक में क्यों है। ये एक ऐसी बुक है जिसमें सारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम, उन लोगों ने क्या क्या किया, ये सब चीजें जोड़ी गई हैं। तो अभी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है जो लोग इस चीज को तय करेगी कि इन लोगों को यहाँ से निकाला जाना चाहिए। ये 387 नाम जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के रूप में हम लोगों ने उसमें डाल के रखे हैं, स्ट्रगलिंग फाइटर्स के रूप में, वो निकाले जाने चाहिए कि नहीं। अब है क्या ना, ये सारे के सारे लोग किससे रिलेटेड है, मैपोला रिवेलियन से। जो मोपला रिवेलियन था ना ब्रो, जो अपन लोग कहते हैं मोपला विद्रोह, लोगों का मानना यह है, ज्यादातर हिस्टोरियन का, कि ये स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। मोपला विद्रोह एक कम्यूनल रिवेलियन था। हुआ क्या था ना, देखो कि अपन देखते हैं 1799 में मालाबार के एरिया को ब्रिटिशर्स ने पूरा घेर लिया था और ब्रिटिशर्स ने अपनी टेरिटरी बना के वहां पे अपने लॉस लागू कर दिए थे। और जो वहां के लैंडलॉक्ड लोग थे, जो महलवाड़ बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं अपन इनको, वो ज्यादातर ब्राह्मण थे, ठीक है। तो उनको इतने अधिकार दे दिए थे कि वो लोग चाहें तो मतलब उनको केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्सेस देने थे, जो रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था अपन कहते हैं वो, और उनके बदले में वो लोग कैसे वसूल कर रहे हैं मोपलाओं से, उनसे ब्रिटिशर्स का कोई मतलब नहीं था। तो सीधी सी बात है, वो उन लोगों ने लगान के नाम पे परेशान करना शुरू कर दिया था मोपलाओं को वहां पे। तो वहां पे जो मोपला लोग थे, उन लोगों ने विद्रोह किया था किसके खिलाफ में, उन ब्राह्मणों के खिलाफ में, उन लैंडलॉक्ड के खिलाफ में, ठीक है। अब है क्या ना, और फिर हाँ बाय द वे, एक वेगन ट्रेजेडी भी हुई थी कि ये लोग विद्रोह कर रहे थे तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया था और 62 ऐसे मोपला लोग थे जो पुलिस की कस्टडी में जा रहे थे। मतलब एक जगह पे उनको रख दिया था कमरे में बंद, वहां पे आग लग गई थी तो दम घुटने से, धुएं से दम घुटने से 62 मोपला लोगों की मौत भी हो गई थी। तो इसको वेगन ट्रेजेडी बोलते हैं। बाय द वे, वेगन कार्ड थी, जो कार्ड्स रखी हुई थी अलग अलग, उन्हें लोग बंद थे। अब होता क्या ना ब्रो, अब यहाँ पे देखा जाए तो मोपला विद्रोह पूरी तरीके से मोपलाओं ने अपने लैंडलॉक लोग थे जिनसे वो थे संबद्ध थे, या मान लो जो उनके जमींदार लोग थे, उनके खिलाफ किया था। लेकिन इस बुक में ये बता दिया गया है कि मोपला विद्रोह इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंतर्गत आता है, लेकिन वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर नहीं आता। उन लोगों ने इंडिया को आज़ादी के लिए नहीं किया था, ठीक है। तो अब कुछ हिस्टोरियंस का मानना ये है, कुछ हिस्टोरियंस का मानना कुछ और है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होगा और फैसला क्या लिया जाता है। लेकिन ना सच वाली बात यही है कि ज़्यादातर अपने हिस्टोरियंस, तो जब अपन UPSC और PSC वगैरह में पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि मोपला विद्रोह एक कम्युनल विद्रोह था, ना कि एक इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल था, जैसा उसको इस बुक में दिखाया गया है। और सच वाली बात बोलूँ ब्रो, जैसे जैसे चुनाव आते हैं ना, ऐसी चीज़ें और निकलने लगती हैं, क्योंकि चुनाव पास आएंगे, लोगों को आपस में बांटना है, कम्युनिटीज़ को बांटना है, वोट गेन करना है। तो बस सिंपल बात। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें
तो मालाबार एक्सरसाइज को लेके आई है। छोटी सी न्यूज़ है कि मालाबार एक्सरसाइज इस बार 4 देशों ने किए इकट्ठे मिलके, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलके। बाय द वे मालाबार एक्सरसाइज की बात करें, वो नेवल एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। 1992 में पहली बार शुरू हुई थी और 2007 में बीच बार एक बार ऐसा हुआ था कि 5 देशों ने इसको मिलके की थी। वैसे बेसिकली जब ये स्टार्ट हुई थी तब 2 ही लोग थे इसमें, इंडिया और यूएसए। फिर धीरे धीरे और देश जुड़ते चले गए और आज 4 देशों ने किया। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो आइए फुट हिल्स को लेके कि जो ओलंपिक के अपने फुटबॉलर थे, हकीम नाम है उनका, ठीक है, तो उनकी मृत्यु हो गई। बाय द वे अपन जब ओलंपिक का इतिहास देखते हैं ना अपने इंडिया के फुटबॉल का, तो वो बहुत अच्छा रहा है। 1952, 56, 60 इसमें अपन लोगों ने ओलंपिक में जाके फुटबॉल खेला है। 1956 में अपन लोग ओलंपिक के फुटबॉल के सेमीफाइनल में पहुंच गई थी इंडिया की टीम, बाय द वे। तो अपने फुटबॉल में अपन इंडिया बहुत अच्छी थी। इस समय भले ही फीफा में अपनी रैंकिंग 105वीं चल रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब अपन फुटबॉल में काफ़ी अच्छे थे। तो यही है कि उस समय जो उस समय अपने फुटबॉलर थे हकीम सिंह, जिन्होंने अपनी ओलंपिक टीम में खेला था, उनकी अभी निधन हो गया, दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो जो अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप चल रही है नैरोबी में, वहीं से एक न्यूज़ और भी आई है कि शैली एक लड़की है जो जिनने अंडर 20 में अभी लॉन्ग जंप में इंडिया को सिल्वर मेडल जिताया है। बाय द वे याद रखना, केवल 1 सेंटीमीटर से वो गोल्ड मेडल से रह गई हैं और लॉन्ग जंप में। और बहुत लोगों का तुरंत के तुरंत मानना ये है, और वहाँ पे भी बहुत से लोग कह रहे थे, अपनी एथलेटिक फेडरेशन का भी कहना ये है कि अगले जो 2024 में पेरिस ओलंपिक आने वाले हैं या 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होंगे, उन सब में जहाँ तक है शैली का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा और वहाँ पे ये मेडल दिलाएंगी ही दिलाएंगी, क्योंकि उन्होंने जितनी लॉन्ग जंप से अपनी डिस्टेंस कवर की है, अगर आज जो लॉन्ग जंप में जो गोल्ड लेके गई है उस लड़की से अगर कंपेयर किया जाए शैली की डिस्टेंस को, तो अगर इस वाले ओलंपिक में भी शैली जाती तो वो गोल्ड मेडल लेके आती। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि मेडल लेके ही आएंगे इंडिया। अब एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस में आज एक न्यूज़ आई है पीएसयूज को लेके कि एक स्कीम है जिसका नाम है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम। अब देखो होता क्या है, देखो 2 प्रकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पीएसयूज या किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। एक प्रोजेक्ट होते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, एक होते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। जब भी किसी प्रोजेक्ट को तुम्हें जमीन से बनाना हो, मतलब कुछ नहीं है, अभी तो प्लॉट डला है, मतलब सीधा जमीन है और तुम्हें हर चीज स्टार्ट ही करनी है, तो हम तो गवर्नमेंट उसको बोलती है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, कि इसको जमीन से स्टार्ट करना है। और जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होते हैं उनको कहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट जिन पे थोड़ा बहुत काम हो चुका है, 10-20%, 30% काम हो चुका है और अधूरे पड़े हैं, तो उनमें कंपैरेटिवली कॉस्ट कम लगेगी और वो प्रोजेक्ट जल्दी भी खत्म भी हो जाएंगे और उन प्रोजेक्ट से फायदा भी होगा। पहले भी अपन उन पे पैसा लगा चुके हैं, सीधी सी बात। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ये होते हैं। अब जो पीएसयूज के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम अभी शुरू की है, लॉन्च कर दी है, उसमें जितने भी बचे हुए पीएसयूज के, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, जो भी ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा किया जाएगा, जो कि पूरे हो सकते हैं, जो कि जर्जर नहीं हुए हैं, कम से कम अच्छी व्यवस्था में हैं और उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उन ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा और पूरा करने के बाद उनको, मतलब सीधी सी बात है, देखो पीएसयूज को अपने कॉस्ट कटिंग करनी है और पीएसयूज को अपने प्रोजेक्ट्स खत्म करने हैं जिससे लोगों को जॉब से भी दिलवा सके। और काफ़ी पीएसयूज ऐसे हैं जो अपन देखते हैं ना, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इन लोगों के पास भंडारण क्षेत्र हुआ या रिसर्चिंग हुए, इनके लिए इनको जगह चाहिए है बट इन पे जगह है नहीं है। तो इनके लिए जो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स डले हुए हैं इंडियन गवर्नमेंट के, याद रखना ये पीएसयूज के प्रोजेक्ट नहीं है जो आधे डले हुए हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो आधे डले हुए हैं। पीएसयूज इनको टेक ओवर कर लेगा और उन आधे प्रोजेक्ट्स को पूरा करवाएगा और उनको अपने यूज मिलेगा। तो इस पूरी स्कीम का नाम है इंडियन मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम, दैट्स ऑल। अब एक नेक्स्ट न्यूज है कि जो सरकारी स्कूल हैं महाराष्ट्र में, बाय द वे, तो उन्होंने कह दिया है कि सॉरी गलत बोल गया। तो एक नेक्स्ट न्यूज़ है सरकारी स्कूल्स को लेके कि पंजाब में जो सरकारी स्कूल्स हैं, तो ऐसे 10 सरकारी स्कूल्स हैं पंजाब में जो
हॉकी टीम में अपने 10 पंजाबी लोग थे इस बार जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है। तो उन 10 के ऊपर उन 10 स्कूल्स का नाम रखा जाएगा सरकारी स्कूल्स का। ये बात कही गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। और एक छोटी सी न्यूज आई है मणिपुर से कि एल गणेशन है जिनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया जाएगा अभी। और मणिपुर की बात कर ले तो 1949 में मणिपुर बना था असम से अलग होके। तो अभी एल गणेशन है जिनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले अपन लोगों ने देखा था कि मणिपुर के राज्यपाल खत्म हो गए थे और फिर दूसरे कार्यवाहक राज्यपाल थे जो त्रिपुरा के राज्यपाल थे, उनको ही मणिपुर का भार दे दिया गया था। तो अब इनके अलग से राज्यपाल बनाए जा रहे हैं। That's all. अब एक न्यूज आई है एनटीपीसी को लेके कि एनटीपीसी इंडिया में है सिमहद्री थर्मल स्टेशन जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। तो एनटीपीसी ने सिमहद्री थर्मल स्टेशन पे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाया है। और ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट केवल और केवल इंडिया का नहीं है, ये दुनिया का लार्जेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। अब इसमें टोटल बात की जाए ना कि लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट की, तो 25 मेगावाट जो है ये बिजली बनाएगा। टोटल तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स क्या होते हैं कि नदियां हुई और तालाब हुए जिनको अच्छी धूप मिल रही है, इन पे डायरेक्ट धूप गिरती है ऐसी, तो वहां पे सोलर पैनल, तैरते हुए सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं। तो इस समय अगर टोटल सोलर उत्पादकता की बात करें ना, तो इंडिया टोटल सोलर उत्पादकता में एशिया में 3rd नंबर पे है और वर्ल्ड में 4 नंबर पे है। फर्स्ट सेकंड पे चाइना, जापान। और अगर अपन वर्ल्ड में दुनिया में सबसे बड़े सोलर प्लांट की बात करें, देखो जो अपन लोगों ने अभी बात की ना कि सिमहद्री थर्मल स्टेशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, वो तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट है। लेकिन अगर नॉर्मल सोलर प्लांट की बात करें तो सबसे बड़ा नॉर्मल सोलर प्लांट लगा हुआ है जोधपुर राजस्थान में, जिसका नाम है बादल सोलर प्लांट, जो तकरीबन 2055 मेगावाट बिजली निकालता है। अब देखो सोलर प्लांट बड़े 2 तरीकों से होते हैं, एक तो होता है कि वो कितनी बिजली निकाल रहे हैं और एक होता है वो कितने बड़े एरिया में लगे हैं, ठीक है। तो अभी अपन जो बात कर रहे हैं ना कि जोधपुर राजस्थान वाले प्लांट की, बादलपुर सोलर प्लांट पार्क, तो वो बिजली निकालने के हिसाब से 2055 मेगावाट का है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। बट एरिया में कहा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट है एरिया के हिसाब से, और एरिया के हिसाब से फर्स्ट है जापान में, ठीक है। और इंडिया का सबसे बड़ा देखा जाए तो वो तो है ही जोधपुर राजस्थान वाला। और इंडिया का सेकंड अगर सबसे बड़े की बात करते हैं तो वो है पावागढ़ सोलर पार्क, जो कि कर्नाटक में है, वो सेकंड सबसे बड़ा है, वो 2000 मेगावाट निकालता है। दैट्स ऑल। और इंडिया की इस समय 27% तकरीबन जो बिजली है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से बनने लगी है। अपन लोगों ने अभी काफी दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं कि 168 मेगावाट को अपन लोगों ने अचीव कर लिया, गीगावाट को और भी अचीव करने वाले हैं। 2030 तक अपन लोग 50% बनाएंगे, इस अपनी गवर्नमेंट ने टारगेट भी रखा है। दैट्स ऑल। अब एक और न्यूज है जो कि आई है स्मार्ट बिजनेस लोन इनिशिएटिव को लेकर। अब क्या है ना, देखो इंडिफी के साथ में मिलकर फेसबुक ने लॉन्च किया है इंडिया में स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव को। अब होगा क्या ना, 100 ऐसे बिजनेस चुने जाएंगे जो छोटे बिजनेस हैं जिनको लोन चाहिए और लोन गवर्नमेंट से नहीं मिल पा रहा है, उनको इंडिफी और फेसबुक मिलकर लोन देंगे बिना गारंटी के स्मॉल बिजनेसेस को। बट पता है इसमें कैच क्या है, 17 से 20% का इंटरेस्ट रेट, मतलब 20% इंटरेस्ट रेट, 17 से 20 का मतलब समझ रहे हो कि वो लोग कभी लोन चुका ही नहीं पाएंगे ब्रो। 8 से 10% का कहा जाता है इंटरेस्ट रेट, एक अच्छा इंटरेस्ट रेट होता है, और मैक्सिमम 12%। 12% के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट पे कोई भी लोन नहीं लेना चाहिए, वरना तुम उसको चुकाना में ऐसी तैसी हो जाती है, लोग चुका नहीं पाते हैं, लोग दिवालिया हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे बिजनेस होल्डर्स का मानना ये भी है कि ये स्कीम लॉन्च ही इसीलिए की गई है, स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लोन स्कीम के इसीलिए लॉन्च की है कि वो चाहते हैं कि इंडिया के छोटे बिजनेसेस लोन लें तो बाद में ये बड़ी कंपनियां उनको टेक ओवर कर लें, इसलिए अभी बिना गारंटी के लोन देंगी जल्दी जल्दी।
अब देखने वाली बात होगी कि ये क्या होता है और कैसे होता है, क्योंकि देखो उन्होंने तो बता दिया कि हम 17 से 20% इंटरेस्ट लेंगे। अब जो लेगा वो गलती उसकी है अगर लेगा तो। हम्म। और इसलिए कहा जाता है कि कोशिश की जानी चाहिए अपन को जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनसे लोन्स लें, क्योंकि प्राइवेट बैंक के लोन्स बहुत हाई होते हैं। गवर्नमेंट बैंक 6 5 7% इंटरेस्ट लेती हैं, प्राइवेट बैंक के 10% लेती हैं, और ये लोग तो 20% ले रहे हैं। दैट्स ऑल। तो ये है पूरी इस न्यूज में। अब आज के एडिटोरियल्स की बात करते हैं, तो एक एडिटोरियल आया है डेल्टा को लेकर कि डेल्टा जो वेरिएंट है उसको कर्ब करना पड़ेगा, उस पर अंकुश लगाने की जरूरत है हमें, ठीक है। क्योंकि अगर ग्लोबली देखते हैं ना, तो जो सब लीलायन है, मतलब डेल्टा वेरिएंट के बहुत सारे अलग अलग सब वेरिएंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। 13 से ज्यादा प्रकार के ऐसे वेरिएंट है जो डेल्टा वेरिएंट्स के अलग अलग प्रकार मिल चुके हैं, ठीक है। और डेल्टा वेरिएंट देखा जाए तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, वो अपने इंडिया में महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी। अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो वर्ल्ड में सबसे पहले महाराष्ट्र इंडिया में पाया गया था डेल्टा वेरिएंट। अब इसीलिए कह रहे हैं बहुत से देशों का कहना भी ऐसा है कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भी भारत की बनती है कि भारत अपने यहाँ सबसे पहले कर्व करे। क्योंकि अगर अपन सेकंड वेव में देखते हैं तो अपन लोगों ने देखा था कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से कितनी हार्श प्रॉब्लम्स आई थी इंडिया में, उसमें सबसे बड़ा पार्ट भी डेल्टा वेरिएंट का ही था सेकंड वेव में। अब ना वैक्सीनेशन अपने आप बढ़ाया जाना चाहिए। अपन लोगों को केवल अब पेस पे ही गौर नहीं करना, अपन को कवरेज पे भी गौर करना है। अभी क्या है ना, तुम रफ्तार से तो कर रहे हो वैक्सीनेशन, जितनी कर सकते हो उतनी रफ्तार से तो चला ही रहे हो, बट क्या है ना, तुमने मेगा सिटीज चुन ली, ठीक है, दिल्ली मुंबई ये महाराष्ट्र वाले, मतलब जो जो मेन मेगा सिटीज है उनको चुन लिया और वही वही करने में लगे हो वैक्सीनेशन। तुम्हें रफ्तार से ज्यादा जरूरी है अब कवरेज को बढ़ाना। जो गांव है, जो छोटे शहर है, उन पे और ध्यान देने की जरूरत कि वहां पे वैक्सीन की कमी ना हो, सबको वैक्सीन लग सके, वो बढ़ाने की जरूरत है। और ओवरऑल जो डेल्टा वेरिएंट इंडिया में स्प्रेड हुआ है उसके मॉनिटरिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर अपन लोग मॉनिटर नहीं करते हैं तो ये डेल्टा वेरिएंट और ज्यादा तेजी से फैलेगा। और हो सकता है जो थर्ड वेव की अभी आशंकाएं बनी हुई हैं कि 1 2 महीने में आ जाएगी, तो वो और ज्यादा विनाश मचा सकता है उसमें। तो और बाय द वे ओवरऑल जो वर्ल्ड स्पाइक देखते हैं ना अपन लोग कोरोना केसेस में, पिछले 2 महीने से अभी फिर से आ गया है थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ा ही आया है, ज्यादा नहीं लेकिन आया है। तो वो वर्ल्ड स्पाइक भी, उसके लिए सबसे ज्यादा अगर अपन जिम्मेदार देखते हैं कौन है, तो डेल्टा वेरिएंट ही है जो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। और अब थोड़ी बात कर ले वेरिएंट्स की, तो अल्फा वेरिएंट जैसे यूके से निकला था, बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में मिला था हमें, गामा वेरिएंट ब्राजील में मिला था, डेल्टा वेरिएंट है जो इंडिया में। देखो इसमें किसी देश की गलती नहीं होती, वो तो म्यूटेशन है वायरस का जहां भी हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि उस देश में हुआ या इंडिया में हुआ तो इंडिया गलती है, वहां हुआ तो उन्होंने कुछ किया होगा, नहीं नहीं, म्यूटेशन वायरस का कहीं भी हो सकता है। अब इस समय अपने लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है वैक्सीनेशन करना, जिससे अपन को केवल मृत्यु दर ही कम नहीं करनी है, हमें जो भर्ती हो रहे हैं लोग, जब इकट्ठे वेरिएंट आते हैं, कोई वेव आती है, तो लोग हॉस्पिटल्स में इतने भर्ती हो जाते हैं, हॉस्पिटल अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करने के बाद भी लोगों को नहीं बचा पाते, सिंपल सी बात है। तो हमें जरूरत है वैक्सीनेशन कम करने से केवल मृत्यु दर ही कम नहीं करनी है, जो भर्ती लोग होते हैं उनको भी कम करना है। इसीलिए वैक्सीनेशन के पेस और कवरेज दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है, और डेल्टा वेरिएंट को इंडिया में अच्छे से मॉनिटर करने की जरूरत है। तो दैट्स ऑल, यही सब लिखा हुआ है इस आर्टिकल में। अब एक नेक्स्ट आर्टिकल आया है जुडिशियरी को लेकर। देखो जहां पर लेजिस्लेचर को देखते हैं या और इंस्टीट्यूट्स को देखते हैं इंडिया में, कंपेरेटिवली लोगों का भरोसा उन पर धीरे 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 कम ज्यादा होता रहता है समय के साथ में, ठीक है। बट जुडिशियरी एक अकेली ऐसी चीज है जिसने लोगों का भरोसा लगातार बना हुआ है, क्योंकि जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट की जब अपन बात करते हैं, लोगों का भरोसा रहता है कि कहीं नहीं तो यहां तो हमें न्याय मिलेगा ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वो यूटिलिटी दिखाई है, वो प्रायिकता दिखाई है कि हाँ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा तो हम देंगे तुम्हें न्याय, और अच्छा न्याय मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना, अभी सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट का, जिसमें 9 लोगों की जो नाम भेजे हैं कॉलेजियम ने, उनमें 3 महिलाएं भी है बाय द वे, ठीक है। और अब क्या ना, इसमें आ जाती है टैलेंट की बात। ब्रो देखो,
हाई कोर्ट में कई बार ऐसा हो जाता है, एक केस की उतनी बारीकियां नहीं जांची जाती, उतने लेवल से नहीं सुना जाता, कई चीजें छूट जाती हैं, तो केस में गलत फैसले आ जाते हैं। तो लोग भरोसा करके सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं कि ये हाईएस्ट बेंच है, यहाँ से हमें न्याय मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ से न्याय चूकेगा नहीं। हाईएस्ट बेंच मानते हैं कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा ही मिलेगा। तो उस बेंच में इंडिया की जुडिशियल सिस्टम का हाईएस्ट टैलेंट भी होना चाहिए, समझ रहे हो कि अब वही देखो, जैसे अपन यूपीएससी वगैरह में देखते हैं, तो यूपीएससी वगैरह में टेस्ट होते हैं, प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, तुम्हारे टेस्ट होके अच्छे से तुम निखर के जा रहे हो कि हाँ भाई ये टैलेंटेड बंदा है। लेकिन देखो, फिर भी अपन ये नहीं कह सकते कि यूपीएससी में सारे टैलेंटेड पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनसे भी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव में टैलेंटेड है, क्योंकि देखो तुम यूपीएससी करते किस लिए हो? एडमिनिस्ट्रेटिव में आने के लिए। और हो सकता है जो यूपीएससी में चयनित लोग हैं उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग दुनिया में हैं, लेकिन वो यूपीएससी क्रॉस नहीं कर पाए, पास नहीं कर पाए पेपर। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव शक्तियां नहीं है, या वो एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छे नहीं है, टैलेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बन सकते। ठीक है। अब दूसरी तरफ अपन देखते हैं, ऐसा ही जुडिशियरी में होता है। जुडिशियरी में क्या ना, जैसे अपन सीजीआई की बात कर लो, तो सीजीआई की जिम्मेदारी क्या होती है कि एक तो पेंडिंग केसेस को खत्म करना, और दूसरे जजेस की नियुक्ति करना। ठीक है। और सरकार के लिए काम करना। सरकार के लिए काम करने से मेरा मतलब है कि राष्ट्रपति को सलाह देना। ऐसा नहीं कि सरकार के लिए, जुडिशरी एक स्वतंत्र बॉडी है। ठीक है। अब सही लोग चुनने की प्रक्रिया किस पे होती है? कोलेजियम की, क्योंकि कोलेजियम ही तो है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को रिकमेंडेशन देता है कि हमें ये जजेस चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अब होता क्या ना, सुप्रीम कोर्ट में जब लोग चुने जाते हैं तो वो कैसे चुने जाते हैं? देखो, पहले तो इम्पार्शियल होने चाहिए जो भी जजेस हम लोग हाई कोर्ट से ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट बेंच है। तो जो जजेस को अपन ले रहे हैं वो इम्पार्शियल होने चाहिए, वो न्यूट्रल होने चाहिए लोगों को लेके, वो अनबायस होने चाहिए, उनके रीरजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए उनमें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने एक ही प्रकार के लोगों को जजमेंट अच्छा सुनाए जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? और उनके मन में किसी भी प्रकार के कोई स्टीरियोटाइप्स नहीं होने चाहिए। मतलब हमें बिल्कुल न्यूट्रल जजेस चाहिए। और फिर उसके बाद में भी ना, सुप्रीम कोर्ट धर्म हुआ, संप्रदाय हुआ, जाति हुई, भाषा हुई, वरिष्ठता हुई, वरिष्ठता मतलब क्या कहेंगे, सीनियरिटी हुई। ठीक है। जो कम्युनिटीज हैं, अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उनके मार्जिन हुए, उनके मार्जिन के इंटरेस्ट हुए, मेरिट हुई, इन सब को भी अनदेखा नहीं कर सकता अपन बात करते हैं जब कोलेजियम की। तो कोलेजियम को बहुत सारी चीजें सोचने के बाद में चुनना पड़ता है कि ऐसे कौन से जज है हाई कोर्ट में जिन्हें हमें लेना है सुप्रीम कोर्ट में। बट पता है होता क्या ना, इसके बाद भी इस पे डिबेट हो सकती है कि हाँ इन्होंने इस जज को ले लिया जबकि इससे ज्यादा टैलेंटेड तो वो जज था। हाँ बिल्कुल ले लिया, लेकिन अब इसी बात पे बहुत पहले भी शोर होता रहा है कि कोलेजियम ने एक मिनिमम रिक्वायरमेंट तो रखी है कि देखो, अपन संविधान में पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए तुम्हारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन वो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट क्या है जो सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम देखती है कि हाँ ये बनने लायक है और ये बनने लायक नहीं है? वो पारदर्शिता इंडिया में नहीं है। इंडिया में कोलेजियम नहीं पता था कि हमने किस हिसाब से इस जज को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ले लिया और इसको नहीं लिया। ये कोलेजियम कभी नहीं बताता इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रायिकता पे, कोलेजियम की प्रायिकता पे लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं इसको लेके, ऐसा नहीं। बट वही है ना कि ना तो सुप्रीम कोर्ट मेरिट को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, ना कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, ना जाति धर्म संप्रदाय भाषा को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, क्योंकि उसको हर जाति, हर धर्म, हर भाषा के रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई जज हो, वो भी जरूरी है। ठीक है। और इम्पार्शियलिटी, नेचुरल, अनबाइज्ड ऐसे जज हो, अच्छे जज जो समाज की भलाई करना चाहते हो, वो भी जरूरी है। ठीक है। तो कोलेजियम में कंसेंसस बनना भी मुश्किल हो जाता है एक तो बात, क्योंकि अगर सीजेआई ने कोई चीज मना कर दी तो कोलेजियम की रिकमेंडेशंस वहीं खत्म हो जाती हैं। और अगर कोलेजियम में 3 से ज्यादा जज, क्योंकि कोलेजियम सीजीआई +4 होता है, तो अगर 3 से ज्यादा जज किसी भी रिकमेंडेशन को मना कर देते हैं तो वो भी वहीं खत्म हो जाता है रिकमेंडेशन। तो कोलेजियम में आपसी कंसेंसस भी बनना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये बता रहे हैं कि इस आर्टिकल में
कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस को चुनने की प्रक्रिया कितनी जटिल है। लोगों को जितनी आसान लगती है उतनी आसान नहीं है, बहुत जटिल है। उसके बाद भी इस जटिल प्रक्रिया में जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है तो कोलेजियम की प्रायिकता पे उंगलियां उठने लगती हैं कि तुम लोगों ने किस हिसाब से चुना, कैसे चुना, ये कौन लोग हैं, समझ रहे हो। तो इन चीजों को देखते हुए ये जिम्मेदारी सीजीआई की है और ये जिम्मेदारी कोलेजियम की है कि वो एक अच्छे लोगों को चुने, मतलब एक ऐसे जजेस को चुने। टैलेंट, जो हाई कोर्ट में लोग रह जाते हैं जरूरी नहीं है कि उनमें टैलेंट ना हो सकता है उनमें उनसे ज्यादा अच्छा टैलेंट हो, बट कोलेजियम की ट्रांसपेरेंसी जो अभी तक नहीं है, कई बार उसकी वजह से भी टैलेंट पीछे रह जाता है। क्योंकि काफी लोग, फिर यही हो जाता ना कि जब तुमने बताया नहीं कि हमने कैसे चुना, तो फिर 2 सीजीआई ने चुन लिए होंगे अपने मन से और 4 इन लोगों ने अपने मन से चुन लिए होंगे, ये हो जाता ना। जो टैलेंट पीछे रह जा रहा है उसकी जवाबदेही भी कोलेजियम की बनती है कि हमने इसको छोड़ा क्यों, ये ज्यादा टैलेंटेड जज था, इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लिया, और ये कम टैलेंटेड था, इसको सुप्रीम कोर्ट में क्यों ले लिया। ये जवाबदेही कोलेजियम की बन जाती है। ये जवाबदेही भी जरूरी है, कोलेजियम की सिस्टम भी जरूरी है, कोलेजियम जैसे चुनता है वो सिस्टमेटिक तरीका भी जरूरी है, और इंडिया की एकता, अखंडता और पार्शियलिटी बनाए रखना भी जरूरी है। तो दैट्स ऑल, यही सब लिखा हुआ है इस आर्टिकल। अब हम बात करते हैं कि 21 और वो सॉरी अब हम बात करते हैं कि 22 और 23 अगस्त में अगर करंट था तो वो इतना ही था ब्रो, जो डिस्कस करने के लिए था और पेपर के लिए जरूरी हो सकता था। दैट्स ऑल।